है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए एक नया टर्मिनोलॉजी समझते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, एनएफएस, नॉट फाउंड सूटेबल। आपने सुना है क्या ये टर्म? निश्चित तौर पर जो एकेडमिक फील्ड में होंगे या बाकी फील्ड में होंगे, जो न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे, वो एनएफएस का नाम सुने होंगे, नॉट फाउंड सूटेबल। ये किसी संविधान में, अपने संविधान में कहीं डिफाइंड नहीं है। सबसे पहले ये बात, आपके संविधान में एनएफएस क्या होता है ये डिफाइंड नहीं है। ये किसी रूल्स में भी डिफाइंड नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट में भी डिफाइंड नहीं है। लेकिन कंडक्ट ऑफ सिविल सर्विसेज रूल्स में थोड़ी बहुत इसकी रिफ्लेक्शन मिलती है। आप पीआईबी के वेबसाइट पर जा करके इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें नॉट फाउंड सुटेबल का कोई डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, न ही संविधान में, न ही किसी इंस्टीट्यूट में, न ही किसी ऑर्डिनेंस में। तो सिविल सर्विसेज रूल्स में इसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। तो दोस्तों, हम क्यों ये डिस्कस करना चाह रहे हैं नॉट फाउंड सूटेबल, कैसे इसको समझा जाए नॉट फाउंड सूटेबल को। तो आप जानते हैं, आप ये भी जानते हैं, दो चीज़ें शुरुआती दौर में ही, शुरुआती बातों में ही हम आपको क्लियर कर दें कि दोस्तों, इस देश में एससी एसटी की गणना होती है शुरू से ही। ओबीसी की गणना नहीं होती, जनरल क्लास की भी गणना उस रूप में नहीं होती। बिहार ने कास्ट सर्वे कराया है और लगातार इस बात की मांग उठ रही है कि कास्ट सेंसस, नेशनल कास्ट सेंसस होना चाहिए इस देश में, ताकि ये पता चल सके कि किसकी कितनी संख्या है और उसका कितना रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। इस पक्ष में बहुत सारे तर्क हैं जो हमने पिछले वीडियो में दिए हैं कि क्यों होना चाहिए कास्ट सेंसस। दूसरी बात कि आप जानते हैं दोस्तों कि संविधान के लागू होने के साथ ही एससी एसटी को रिजर्वेशन मिला हुआ है। वो विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में नहीं है, जॉब में भी, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, और उनका काउंटिंग भी रेगुलर होता है। इवन इस देश में काउंटिंग रिलीजन के आधार पर, रीजन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर भी होता है, लेकिन कास्ट के आधार पर ओबीसी का और जनरल की गणना नहीं होती। ठीक है, 2011 में ये प्रस्ताव भी आया था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में इसको इंक्लूड करने का, लेकिन कभी भी इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। इसलिए जो रिजर्वेशन का, ओबीसी रिजर्वेशन का पूरा पक्ष है, वो अभी भी मुकम्मल नहीं है। उस पर हम नहीं जा रहे हैं, उस पर कभी बाद में चर्चा आपसे करेंगे। हम एनएफएस की चर्चा कर रहे हैं, नॉट फाउंड सुटेबल का, इसको समझने का। दूसरी बात, जब आप रिजर्वेशन का पूरा प्रोसेस, क्योंकि रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ मामला है, जो वैकेंसी होती है उसमें अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, तो जो वैकेंसी होती है, तो आप जानते हैं कि इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद लगभग 50% जो सीट होता है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आने के बाद थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस से पहले की अगर हम बात करें तो लगभग 50% सीट जो होता था वो ओपन कैटेगरी में जनरल क्लास के लिए खुला रहता था, या खुला होता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। 50% जनरल कैटेगरी में या ओपन का मतलब ये हुआ कि ये किसी कास्ट या कम्युनिटी के लिए नहीं है। ये ओपन कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि एक पार्टिकुलर, मान लीजिए कि 100 मार्क्स का अगर पेपर है और 100 मार्क्स में मान लीजिए आपके कैंडिडेट का जो भी सिलेक्शन होना है, उसमें सबसे लास्ट कैंडिडेट कितना मार्क्स लाया है, वो स्टैंडर्ड कट ऑफ मार्क्स कहा जाता है।
स्टैंडर्ड कट ऑफ मार्क्स निकाला जाता है कि इस कितने जो अपीयर हुए हैं या क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हुए हैं उसमें से कितने को हम लेंगे कि ये 50% का ओपन कैटेगरी का सीट हमारा पूरा हो जाएगा। और उस हिसाब से सबसे जो उस ओपन में आने वाला जो कैंडिडेट है उसमें सबसे लोएस्ट जो मार्क्स होता है उसको हम जनरल क्लास का ओपन कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स मान लेते हैं। तो वो उसको एक स्टैंडर्ड सुटेबल मार्क्स कहा जाता है, मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल कहा जाता है जिस पर ये माना जाता है कि ये क्वालिफिकेशन का ये मेरिट का एक पैमाना हुआ जिसमें इस कटअप से जितने ऊपर उस कटअप को मिलाकर उसके ऊपर जितने लोग हैं वो किसी भी कास्ट और कैटेगरी के हो सकते हैं, वो जो होंगे क्या होंगे, ओपन कैटेगरी वाले होंगे, जनरल क्लास वाले। वो जनरल कास्ट नहीं है। ये कितने लोगों का आज भी भ्रम है और इस भ्रम को फैलाते रहते हैं कि जनरल क्लास ओपन कैटेगरी का मतलब होता है अपर कास्ट। ये गलत फहमी दूर कर लीजिए। वो सबके लिए ओपन है और इसमें सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट कह चुका है कितनी बार कि वो किसी के लिए भी खुला है, सबके लिए वो खुला है। इवन ओबीसी एससी एसटी में अगर कोई व्यक्ति इस कट ऑफ मार्क्स से ऊपर का मार्क्स लाता है तो उसका एडमिशन या अपॉइंटमेंट वो जनरल या ओपन कैटेगरी में होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मेरिट माना जाता है जो कट ऑफ है। मतलब ये हुआ कि जो इस कट ऑफ मार्क्स से ऊपर मार्क्स ला रहा है चाहे उसके बराबर मार्क्स ला रहा है उसको कहा जाएगा फाउंड सुटेबल। मतलब उस वैकेंसी के लिए जितने कैंडिडेट्स इस कट ऑफ मार्क्स से ऊपर क्वालिफाई कर रहे हैं वो उस पोस्ट के लिए सुटेबल कैंडिडेट हैं। मतलब उनमें उतनी क्वालिफिकेशन जो डिजायर्ड जो इच्छित स्टैंडर्ड लेवल चाहिए वो लेवल वहाँ मौजूद है। इसलिए वो चाहे कोई भी कास्ट ग्रुप का व्यक्ति हो, किसी कास्ट का हो, किसी रीजन का हो, किसी भी रिजर्व ग्रुप का व्यक्ति हो, अगर वो कट ऑफ लाता है तो वो जो है जनरल ओपन कैटेगरी में सेलेक्ट किया जाएगा। बहुत सारे हाई कोर्ट्स इसको गलत इंटरप्रेट किए कि अगर कोई व्यक्ति ओबीसी में अप्लाई किया, एससी में अप्लाई किया, एसटी में अप्लाई किया है तो उसको हम जनरल कैटेगरी में अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। और ये धड़ल्ले से हो रहा है यूनिवर्सिटीज में। इस बात को इस फ्रॉड को समझिए आप, इस फ्रॉड को समझने की जरूरत है। तो ओपन कैटेगरी का मतलब कि कट ऑफ से ऊपर जो भी बंदा लाया है ये मार्क्स वो सब ओपन कैटेगरी में सेलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि वो किसी कास्ट के लिए रिजर्व नहीं है। और यहाँ जनरल कैटेगरी या यू आर अनरिजर्व का मतलब अपर कास्ट नहीं है, ये ओपन कैटेगरी है। और इसकी को कहा जाता है फाउंड सुटेबल का कैटेगरी। मतलब कि वो स्टैंडर्ड जो कट ऑफ से डिसाइड हुआ उसके ऊपर जितने लोग हैं सब फाउंड सुटेबल हैं। अब आता है नॉट फाउंड सुटेबल का खेल। यहां समझिएगा कि मान लीजिए कि एक जनरल कट ऑफ मार्क हो गया, इस पर कोई ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट नहीं आ पाया, उस कट ऑफ को नहीं कर पाया। लेकिन संविधान में ये प्रावधान है कि 27% जो सीट होंगी वैकेंसी, पहले वैकेंसी के आधार पर होता था, अब कैडर के आधार पर होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि कैडर का पहले वैकेंसी के सीट के हिसाब से 27% वो किया जाता था और एससी एसटी का जो भी टोटल 22% जो भी बनता था वो। लेकिन बाद के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कैडर के आधार पर होना चाहिए। और कैडर के आधार पर यह देखा जाता है कि अब 27% उनको रिजर्वेशन देना है। तो 27% रिजर्वेशन देने के लिए जो स्टैंडर्ड कट ऑफ मार्क्स था जो ओपन कैटेगरी का था उसमें कुछ छूट दी जाती है। और मार्क्स में छूट हो सकता है, ये भी ध्यान रखिए कि रिजर्वेशन का मतलब केवल मार्क्स में छूट देना नहीं है। रिजर्वेशन का मतलब ये भी होता है कि फी में भी छूट हम दिए, एज में छूट दिए, बाकी कंसेशन दिए, वो भी रिजर्वेशन के कैटेगरी के हिसाब से ही तय होता है। महिला को मान लीजिए फी में छूट है, ओबीसी को मान लीजिए एज में छूट है, एससी एसटी को एज में छूट है। वो भी एक तरह का रिजर्वेशन को या स्टेट के जो अफर्मेटिव एक्शन है, सोशल जस्टिस का एक्शन है, उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है, सपोर्टिव रोल के लिए। यहाँ केवल हम लोग मार्क्स की बात कर रहे हैं, उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं और ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि ये नॉट फाउंड सुटेबल कैटेगरी कैसे बनता है। तो मान लीजिए कि ओबीसी में कोई कैंडिडेट है जिसका कट ऑफ मार्क्स मान लीजिए 100 में कट ऑफ मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी का 70 आया, राइट।
ये क्योंकि ये लास्ट कैंडिडेट का होता है उस ओपन कैटेगरी में, और उस ओबीसी बच्चे का आया 69 और वो ओबीसी से क्लेम किया है, ओबीसी कैटेगरी में उसने भरा। तो क्या किया जाएगा कि ये 70% जो कटअप डिसाइड किया गया था जनरल कैटेगरी के लिए, इसमें कुछ कंसेशन दे करके उसको मान लीजिए रखा गया, क्योंकि 27% फिल करना है ना, तो 27% फिल किया करना है, तो मान लीजिए इसको 60 मार्क्स रख दिया गया ओबीसी का कटअप। तो ओबीसी का कटअप रखा गया और देखा जाएगा कि ये 27% इससे फील हो जाए, क्योंकि 27% उसको भरना है। तो 27% को ध्यान में रख करके वो नया कटअप ओबीसी का अलग से निकाला जाएगा और उसमें उनको फील किया जाएगा। इसी तरह एससी एसटी में भी होगा कि मान लीजिए कि उनको 22% ओवरऑल एससी एसटी का फिल करना है सीट, तो उसी हिसाब से कटअप मान लीजिए इनको 40 रखा गया। ईडब्ल्यूएस का उसी तरह मान लीजिए 35 या 40 रखा गया, क्योंकि परसेंटेज में उन्हें देना है रिजर्वेशन, और उस हिसाब से कट ऑफ तैयार किया गया। अब दो सिचुएशन हो करिए, मान लीजिए एक सिचुएशन ये है कि जिसमें ये कट ऑफ लो किया गया, तो ओबीसी का उतना लोग उसमें compete कर गया और उस 27% सीट को फिल कर दिया, तब यहां एनएफएस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम प्रैक्टिसेस के हिसाब से बता रहे हैं, जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से। तो 27% अगर फिल हो गया तो वो कैंडिडेट सारे सूटेबल में आ जाएंगे, लेकिन वो पूरी तरह से कहा जाएगा कि वो मेरिट नहीं, वो रिजर्व कैटेगरी का है, रिजर्वेशन के आधार पर उनको ये कंसेशन दिया गया। लेकिन एक ऐसा सिनारियो आप समझिए जहां पर अथॉरिटीज के द्वारा ये कहा जाता है कि इस 27% को पूरा करने के लिए जो कट ऑफ हम डिटरमाइन कर रहे हैं, उस कट ऑफ पर भी ओबीसी के लोग अवेलेबल नहीं हैं, ओबीसी के कैंडिडेट नहीं हैं। तो हम कैसे उनको इस सीट को फिल करने के लिए सेलेक्ट करें? अब समझिए खेल यहीं पर है। ये कौन तय करेगा कि कितने परसेंट हम कट ऑफ रखें तो ये 27% फिल होंगे? क्या ऐसे हो सकता है क्या कि 27% के लिए कोई अप्लीकेंट ही नहीं हो, कोई अप्लाई ही नहीं किया हो, कोई उतना मार्क्स ही नहीं लाया हो? क्या ऐसा हो सकता है आज के एडुकेशन के लेवल से, जहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ जनरल के बराबर जा रहा है, एससी एसटी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ऊपर जा रहा है, और किसी किसी केस में वो जनरल में सेलेक्ट हो रहे हैं कि वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे इस सीट्स के लिए? ये तय कौन कर रहा है? ये 60%, 50%, 40% ये तय कौन कर रहा है? हम मान लेते हैं, ये मान लीजिए कि 60% हम रखे तो ओबीसी के कैंडिडेट मिल गए तो ठीक है, लेकिन 60% हम रखे और ओबीसी के कैंडिडेट नहीं मिले, ये कौन तय कर रहा है? इसमें क्या ट्रांसपेरेंसी है कि हम 60 ही मार्क्स रखें ताकि हम ओबीसी के कैंडिडेट को उस वैकेंसी को फिल करने के लिए वो कर लें? अगर आप 65 रख देंगे तो निश्चित तौर पर वो कम हो जाएंगे। 66 रख देंगे, 2 नंबर कम 70 से कर दे जनरल कट ऑफ से, तो कम हो जाएंगे। इसका क्या ट्रांसपेरेंसी है इंडिया में? कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई कारण नहीं बताया जाता कि कितने सीट की वैकेंसी थी, कितने लोग आए थे, क्या कट ऑफ हमने रखा था, किस आधार पर कट ऑफ रखा था ओबीसी का इतना, चाहे एससी एसटी का इतना। क्योंकि ये तो तय है कि जो जनरल कट ऑफ है, जो स्टैंडर्ड है, उसके नीचे ही आपको रखना है। और ये तय कौन कर रहा है? क्या इसका कारण बताया जाता है कि हम किस आधार पर तय कर रहे हैं? तो मान लीजिए 60 करने पर आपको कैंडिडेट पूरा नहीं मिला, तब क्या रूल है? उससे और कम करिए, फिर उससे और कम करिए। ये किसको पावर है कम करने का? और ये तय करने का पावर किसके पास है कि हम इतना करने के बाद अब कुछ इसमें कंसेशन नहीं करेंगे, कम लोअर जो है स्टैंडर्ड इसको नहीं रखेंगे? ये किसको अधिकार है? मान लीजिए जरूरत है 40% मार्क्स करने का और उस पर सिलेक्शन करने का, इसे लो नहीं हम करेंगे, ये कौन तय करेगा? ये यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट करने वाली एजेंसीज होती हैं, वो तय करती हैं। उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और मान लीजिए हमने 40 कर दिया और बोला कि अब तो इस पर भी कोई ओबीसी का कैंडिडेट नहीं है, एससी एसटी का कैंडिडेट नहीं है। ये पैरामीटर कौन तय करता है?
उसी संस्थान से पढ़ा हुआ व्यक्ति, जहाँ से मान लीजिए कोई पीएचडी किया है, कोई डॉक्टरेट किया है, कोई एडुकेशन लिया है, तो उस केस में जो अपर क्लास से आने वाले लोग हैं, क्योंकि अपर क्लास अनरिजर्व में मोस्टली अपर कास्ट होते हैं, वहीं से पीएचडी किया हुआ, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये देखा गया है कि एक ही संस्थान से पीएचडी करने वाला, पीएचडी लिखने वाला, सेम पैरामीटर पर पीएचडी करने वाला, पब्लिकेशन करने वाला नॉट फाउंड सुटेबल हो जाता है अपने कैटेगरी में, और वहीं से जो अपर कास्ट से आता है, वहीं से पढ़ा हुआ सेम क्वालिफिकेशन उसका भी, वो फाउंड सुटेबल हो जाता है। ये किसकी खामी है? ये किसकी खामी है? एक ही प्रोफेसर जो एक अपर कास्ट को पढ़ाता है, वो स्टूडेंट फाउंड सुटेबल हो जाता है, और उसी टीचर से एक पढ़ा हुआ बंदा अगर ओबीसी एससी एसटी से आता है और वो सेम पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, तो अपने ही कैटेगरी में वो नॉट फाउंड सुटेबल कैसे हो जाता है? इसका कोई क्लियर कट ट्रांसपेरेंट रूल्स, रेगुलेशन और जस्टिफिकेशन आपके इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम में, एकेडमिक सिस्टम में नहीं है। तो ये सारे यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड्स होते हैं, जो अपॉइंटमेंट के लिए बनाए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए बनाए जाते हैं, जो पैरामीटर सेट करते हैं, ये इनका सबसे बड़ा ग्रे एरिया है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो पैरामीटर सेट करते हैं कि अगर बच्चा 40% मार्क्स नहीं ला पाता है तो हम ये मानेंगे कि वो नॉट फाउंड सुटेबल है। अब वो भी 40% मार्क्स में कितना किस चीज़ का वेटेज देना है, कितना पीएचडी का देना है, कितना मैट्रिकुलेशन का देना है। मैट्रिकुलेशन तो होता ही नहीं इसमें, बैचलर, मास्टर, पीएचडी, पब्लिकेशन, कितना किस चीज़ का वेटेज देना है, ये वो लोग तय करते हैं। और लोअर कट ऑफ करने के बाद भी अगर कोई बच्चा उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाता है उनके पैरामीटर के हिसाब से, और इसमें भी ध्यान दीजिए, ये सवाल क्यों उठ रहा है, ये मोस्टली केसेज में नॉट फाउंड सुटेबल केवल ओबीसी और एससी एसटी में पाया जाता है। इसका मतलब आपका एजुकेशन सिस्टम डिस्क्रिमिनेटरी और डिफेक्टिव है। ये बहुत रेयर केस होता है जब यूआर में कोई नॉट फाउंड सुटेबल बताया जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी दो ही वजह हो सकती है ना। एक तो ये कि वही लोग क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं जो अपर कास्ट और अपर क्लास से आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो ओबीसी एससी एसटी का जो रिप्रेजेंटेशन है सिलेक्शन बोर्ड में, वो नेग्लिजिबल है, वो सवाल ही नहीं उठा पा रहे हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया अगर आप इस तरह से डिटरमाइन करेंगे जिसमें आपको निकालना है लोगों को, और ये समझिए कि वही यूआर का कैंडिडेट उसी यूनिवर्सिटी सिस्टम से आता है, उसी कॉलेज से आता है, उसी एजुकेशन पॉलिसी से आता है जिसे एससी एसटी ओबीसी का आता है, वो अयोग्य हो जाता है। और जो दूसरा बंदा है उसका क्लास और कास्ट की पृष्ठभूमि दूसरी है, इसलिए वो एलिजिबल हो जाता है। आप इस बात को सोचिए कि अगर 100 सीट में 50 यूआर के लिए रिजर्व है तो एक मात्र और दो मात्र उसमें नॉट फाउंड सुटेबल पाया जाता है, जबकि एससी एसटी के केस में मोस्टली नॉट सुटेबल। यही नहीं, अब इसके आगे का प्रोसेस समझिए। तो ये एक प्रोसेस हुआ, नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया गया, जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि किस आधार पर किया गया, केवल नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जाता है। इसलिए क्योंकि वो इंटरव्यू का एक उनका अपना क्राइटेरिया है, किस पॉइंट पे कितना मार्क्स देते हैं ये भी डिस्क्लोज नहीं। इंटरव्यू का तो पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो फ्रॉड वाला कंसेप्ट है, जिसमें कोई चीज़ वो नहीं होता कि अब किस पैरामीटर पर किसको जज करना। कितने ऐसे भी इंटरव्यू देने वाले हैं जिनसे कुछ नहीं पूछा गया लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया क्योंकि वो सुटेबल माने गए, क्योंकि उनका टाइटल कुछ और था। कुछ लोग पीएचडी होते हुए भी 10 साल पढ़ा रहे हैं तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और एक नॉन जेआरएफ का भी हो गया, नॉन पीएचडी का हो गया सिलेक्शन। ये है मेरिट, इसको मेरिट का बेसिस बनाया जाता है। नॉट फाउंड सुटेबल का मतलब क्या हुआ कि आपके पास मेरिट नहीं है। और आजकल जो अपॉइंटमेंट चल रहा है उसमें डिग्री, परसेंटेज किसी की जरूरत ही नहीं है। जिसके पास पीएचडी है, जिसके पास 10 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, वो मेरिटोरियस नहीं है।
जो नॉर्मली जेआरएफ निकाला है केवल नेट है वो सुटेबल है, वो मेरिटोरियस है क्योंकि वो किसी के रिकमेंडेशन पर आया है। आज ये मेरिट का क्राइटेरिया है। तो जो मेरिट की बात करते हैं ना, वो थोड़ा समझ लें कि आज इस देश में जितना अपॉइंटमेंट हो रहा है वो खाली पैरवी पर हो रहा है, और वही सबसे बड़ी मेरिट है। कहाँ गया मेरिट का बात भाई? और एसी एसटी ओबीसी के लिए मोस्टली केसेज में नॉट फाउंड सुटेबल, नॉट फाउंड सुटेबल। ये सिस्टम का डिस्क्रिमिनेशन है, शोषण है, जिसे लोग समझ रहे हैं। इस डेटा का क्या जवाब है कि मोस्टली यूआर के केसेज में फाउंड सुटेबल मिलते हैं, तो वो यही कहेंगे कि हम तो ज़्यादा मेरिटोरियस हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट का पूरा आप लिस्ट उठा के देख लीजिए कि उनका अपॉइंटमेंट कहाँ से हो रहा है, कौन रिकमेंडेशन कर रहा है, वही मेरिट है ना। रिकमेंडेशन पैरवी किसी आइडियोलॉजी से अगर आप अलाइंड है तो वही सबसे बड़ी मेरिट है आपकी। और इस मेरिट पे आप सवाल उठा रहे हैं तो ये कहेंगे कि नहीं, हम तो एक पार्टिकुलर क्लास में जन्म लिए हैं, हम जन्मजात मेरिटोरियस हैं। इसे समझने की जरूरत है। तो इस तरह से नॉट फाउंड सुटेबल वो सीट करने के बाद यूनिवर्सिटीज को ये पावर दी गई है कि 2-3 बार नॉट सुटेबल करिए और करके उसको जनरल सीट डिक्लेयर कर दीजिए। आप सोचिए कैसा फ्रॉड। आपका सीट ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन का सीट खाया जा रहा है। और ये कहा जाएगा कि 2 बार हम लोग ट्राई किए, 3 बार ट्राई किए, 4 बार ट्राई किए बैकलॉग को भरने के लिए। इसको बैकलॉग का नाम दे दिया जाता है। और बैकलॉग में ये प्रोविजन है कि नेक्स्ट ईयर जब वो बैकलॉग मतलब अपॉइंटमेंट आएगा तो उसको अलग से उसी कैटेगरी में निकाला जाएगा। लेकिन आजकल इंडियन यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं, ये रूल क्लियर करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के कि 2-3 एडवर्टीजमेंट निकालने के बाद नॉट फाउंड सुटेबल, नॉट फाउंड सुटेबल, नॉट फाउंड सुटेबल करके और उसको फिर से जनरल कैटेगरी में उस सीट को डाल दिया जाएगा। यूजीसी ने तो ये भी डेयर किया था, रिकमेंडेशन दिया था कि उसको जनरल करने का पूरा एक प्रोसेस वो किया जाए। लेकिन विरोध के बाद, बैकलॉग के बाद वो उसको विड्रॉ करना पड़ा। और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी कर रही हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं इस पर। तो नॉट फाउंड सुटेबल करने के पीछे का जो मानसिकता है वो ये है कि नॉट फाउंड सुटेबल अगर हम कर देंगे, कुछ 2-3 राउंड इस तरह का दिखाने के बाद कि कोई कैंडिडेट ही इस रिजर्व सीट पर नहीं है, तो उसको धीरे धीरे कर करके बैकलॉग दिखा कर करके 2-3 राउंड में फिर उसको जनरल सीट डिक्लेयर कर दिया जाए। और जनरल सीट जैसे ही डिक्लेयर करेंगे हम, तो जनरल सीट में सिलेक्शन सबसे ज़्यादा किसका होता है? जनरल सीट में। अब फिर कुछ लोग को ये मिर्ची लगेगी कि जनरल सीट का मतलब ये जनरल कास्ट कह रहे हैं। निश्चित तौर पर कह रहे हैं। जनरल सीट पर मोस्टली ये आज मान लिया गया है कि जनरल सीट केवल अपर कास्ट के लिए है। ये मान लिया गया है कि जनरल सीट का मतलब उन्हीं के पास जन्मजात मेरिट है। मेरिट का क्या मतलब है हमने आपको समझाया। जो मेरिट की बात करते हैं वो अपनी अक्षमता को छुपाते हैं। यूपीएससी का मेरिट का लिस्ट उठा के देख लीजिए जनरल और ओबीसी में कितना डिफरेंस है। अब बहुत सारे एग्जाम में देखिए एससी एसटी का रिजर्वेशन ये कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा जाता है। क्या पैमाना है कि ईडब्ल्यूएस वाले जन्मजात मेरिटोरियस हैं, फिर क्यों कट ऑफ आपका नीचे जा रहा है? अब जन्मजात ही जब इतना ज़्यादा थे तो फिर आपका तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाना चाहिए ओबीसी से ऊपर ना। और आज जिस तरह का पैरवी कर करके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो कौन सा मेरिट का पैमाना है सर? एक आइडियोलॉजी से अपने आप को अटैच कर दीजिए, आपका अपॉइंटमेंट हो गया और बोलिए ओ हो हमसे ज़्यादा मेरिटोरियस कौन है। सब कोई समझ रहा है इस बात को, और आप भी समझ रहे हैं बहुत बखूबी से कि हम कितने मेरिटोरियस हैं। इस बात का तो घमंडी आप मत पालिए कि आप मेरिटोरियस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से वो करके इसको जनरल सीट होकर दिया जा रहा है और वो मोस्टली सीट जनरल वालों को जा रहा है। जनरल मतलब अपर कास्ट, और आपका सीट अल्टीमेटली दूसरे को दे दिया जा रहा है संविधान के प्रोविजन के बावजूद। तो कहने का मतलब कि रिजर्वेशन को किस तरह से हैम्पर किया जा रहा है। संविधान कहता है, आपका लॉ कहता है कि इतना रिजर्वेशन है, लेकिन असल में वो वैकेंसी भर ही नहीं जा रही है।
बहुत सारे सीट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में खाली हैं, उनको भरा ही नहीं जाता। तो क्या मतलब है रिजर्वेशन का, ये भी सवाल उठता है। और किस तरह से उसको एनफेस कर करके वो अपर कास्ट जनरल क्लास के लोगों को उसमें भरा जा रहा है, और इस तरह से आपका रिजर्वेशन जो मिला हुआ है संविधान के माध्यम से उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। और सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है, सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। मेरिट के नाम पर पूरे यूनिवर्सिटी में उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है जो किसी पार्टिकुलर आइडियोलॉजी से कनेक्टेड हैं, उस संगठन के भाग हैं। ये है मेरिट, आज का मेरिट यही मेरिट है। किसी मिनिस्टर का रिकमेंडेशन ले जाइए, किसी संगठन, सो कॉल्ड सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन का रिकमेंडेशन, एकदम कमिटी फिक्स की हुई है कि इस आइडियोलॉजी का अगर वो लोग है उसी का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, वो किसी संगठन से जुड़ा होना चाहिए। ये है मेरिट आज का। और उस मेरिट में खेल हो रहा है ओबीसी एससी एसटी को रोकने के लिए, नॉट फाउंड सुटेबल। एक तरफ उनका कटअप उतना ही जा रहा है लगभग जितना सो कॉल्ड जनरल का है, लेकिन उसमें वो एलिजिबल ही नहीं पाया जा रहा है। कितना आपको ये पच रहा है बातें, कितनी पच रही हैं बातें आपको। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि एडुकेशन सेक्टर से लेके एम्प्लॉयमेंट जो सेक्टर है आपका, आपके देश का, वो पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। ना तो कोई ट्रांसपेरेंसी है, एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी, पार्टिकुलर सोच के लोग वहाँ बैठे हैं, उस सोच से अपने आप को अटैच कर दीजिए कि हम भी गर्व से कहते हैं कि इस आइडियोलॉजी के हैं, और आपका अपॉइंटमेंट एकदम हो जाएगा। इसका मतलब आप में सबसे अधिक मेरिट है, सबसे बड़े मेरिटोरियस अगर कोई हैं तो आप हैं, क्योंकि उस आइडियोलॉजी को आपने एडॉप्ट कर लिया है। एनएफएस एक ऐसी कैटेगरी बनाई जा रही है इस देश में बिना लीगल बैकिंग के, जिससे रिजर्वेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी लिख लें, कितना भी पेपर पब्लिश कर लें, कितना भी किताब लिख लें, लेकिन आप एलिजिबल नहीं हैं, आप में मेरिट नहीं है। और धीरे धीरे नॉट फाउंड सुटेबल कर करके उसको बैकलॉग को ऐसे ही टालते हुए उसको जनरल सीट में आने वाले समय में उसको बदल दिया जा रहा है। और इस तरह से संविधान में गारंटी किया गया आपका रिजर्वेशन का प्रोविजन इम्प्लीमेंटेशन के समय पूरी तरह से उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। और इसलिए दोस्तों इस एनएफएस को समझिए, खास करके वे लोग जो दलित पिछड़े हैं उन्हें समझना होगा, इसके लिए मोमेंट क्रिएट करना होगा, बड़े स्तर पर राजनीतिक मुद्दा बनाना होगा इसको। क्योंकि इस देश में अब कोई भी चीज़ जो मेरिट की बात कर रहा है वो सबसे बड़ा आपके सामने फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि इस देश में पूरा का पूरा अपॉइंटमेंट किसी मेरिट पर नहीं हो रहा है, बल्कि आपका पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल कनेक्शन पर हो रहा है। उसमें खास विचारधारा के लोग, अभी कुछ दिन पहले लिस्ट आया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अंडर सेक्रेटरी लोग बनाए गए हैं, उसमें देखिए कितने मेरिटधारी लोग हैं। किसके कहने पर वैसे लोग अंडर सेक्रेटरी, सीधे अंडर सेक्रेटरी, कंसल्टेंट से सीधे अंडर सेक्रेटरी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेरिटोरियस हैं। मेरिटोरियस इसलिए हैं क्योंकि किस खास आइडियोलॉजी का वो सपोर्ट करते हैं। आप भी सोचिए, व्यवस्था कीजिए कुछ, क्योंकि व्यवस्था करना ही, कनेक्शन के हिसाब से कनेक्शन बनाना ही, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेना बिना क्वेश्चन के, वही आज इस देश का सबसे बड़ा मेरिट है। आप एनटीए से लेके यूपीएससी तक उठा के देख लीजिए कौन लोग उसके हेड हैं, उनका क्या पास्ट रहा है, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि अगर आप मेरिट की बात ये कर रहे हैं कि हम पढ़ लिख के जॉब ले लेंगे इस देश में, तो शायद आप नाकाबिल साबित होंगे, नॉट फाउंड सुटेबल के कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि आप उनसे एग्री नहीं करेंगे जो बैठ करके इंटरव्यू ले रहे हैं किसी पार्टिकुलर आइडियोलॉजिकल एंगल से, और उस पैरामीटर पर आप नॉट फाउंड सुटेबल होते जाएंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पास सारी क्वालिफिकेशंस हैं उस एंट्री पॉइंट के क्वालिफिकेशन के लिए।
उसके लिए एडिशनल क्वालिफिकेशन जुटाइए, और वो ये है कि आप जो सत्ता है यहाँ पे उस सत्ता के सामने झुकिए और उनके बात में हाँ में उनके बातों में हाँ मिलाइए, उस आइडियोलॉजी को एडॉप्ट करिए, किसी उनके संगठन से जोड़िए और किसी भाई जी और बाबू जी को पकड़िए ताकि वो पैरवी कर सकें और आपका अपॉइंटमेंट हो सके। ये सबसे बड़ा आज का मेरिट है, यही सबसे बड़ा सुटेबिलिटी है। और अगर आप नहीं करते हैं तो शायद अपने आप पर आप डाउट करेंगे कि हम शायद सक्षम ही नहीं थे। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।